तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आपको पता ही है कि हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में, तो टाइम तो बच्चों लगेगा ही। तो बिना बोरिंग हुए और बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इधर से उधर ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है? अगर आपको ये चार ऑप्शन तो दिखता ही होगा। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा राष्ट्रवाद। ठीक है, नहीं मालूम था तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है, वो कौन सी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है? तो बताइए बच्चों, वो कौन सी है? जानते तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, वो है फिर से राष्ट्रवाद ही। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोगों का थर्ड है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण खाली स्थान है में पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था। तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा यूरोप, है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों। राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न रूप में प्रकट हुई। तो इसका क्या आंसर होगा? 1789, है ना। तो 5वां नंबर सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। किस शताब्दी में राष्ट्रवाद उन्नत एवं आक्रामक रूप में प्रकट हुई? तो बताइए, वो था 19वीं, है ना। क्या था? 19वीं। तो बच्चों ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों के भविष्य के लिए ही कि वीडियो को स्किप नहीं करना है और ना ही बोर होना है। वैसे पढ़ाई तो बोरिंग होता ही है बच्चों, लेकिन करना तो है ही, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को तो पक्का शेयर करना है। ठीक है, 6 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात खाली स्थान है ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो कौन था गाइज? तो वो कौन था बच्चों? वो था नेपोलियन, है ना। नोट करते जाइएगा। जिसका आंसर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ इसी वीडियो में चैप्टर 1 का बैठे बैठे सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना। 7 नंबर को देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो क्या था आपको मालूम ही होगा, नहीं है तो ये रहा आंसर, नाविक यानी सेलर था वो, है ना। तो सवाल नंबर 8 को देखते हैं। काउंट कबूतर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो कौन सा पद था? वो था प्रधानमंत्री। ठीक है, सवाल नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वो क्या है? वियना कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वो कौन था? बुर्बो, है ना। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10। तो दोस्तों आप लोगों को बोर नहीं होना है और कॉपी पेन निकालिए और नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका एक ही वीडियो में है और इससे आगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो क्या था? यूनान, है ना। सवाल नंबर 11। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंब किसने किया? तो कौन थे? बिस्मार्क। ठीक है, सवाल नंबर 12 को देखते हैं। जवेरिन एक संस्था थी, किस तरह संस्था थी? व्यापारियों की। ठीक है,
इसको आपको नहीं देखना है, ये मिस प्रिंट है गाइस, ठीक है, ये मिस प्रिंट था बच्चों। ओके, सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ? तो वो कहाँ हुआ था? सेडान में। ओके, हो बच्चों आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। सवाल नंबर 14 को देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई? कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, ठीक है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। ओके, 16 को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो है यूरोप। 17 को देखते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया, वो कौन है? मैजनी ने। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई? किस देश में हुई? तुर्की। 19 को देखते हैं। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? किससे था? कार्बोनरी, ठीक है। तो बच्चों आपको लगता होगा कि वीडियो में कितना इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन था वो? दिमाग लगाइए, वो था ऑस्ट्रिया, ठीक है। 21 को देखते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्या था आपको पता ही है, वो कूटनीतिज्ञ था, है ना। 22 को देखते हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? कौन था? विक्टर इमेनुअल, है ना। कौन? सवाल नंबर 23 को देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो वो कौन थे? लॉर्ड बायरन, ठीक है। 24 जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? किसने किया? किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। 25 जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? किसने की? प्रसा ने, ठीक है। 26 को देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? क्या थी? मैग्यार, ठीक है। 27 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी हुई थी? तुर्की की। 28 को देखते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? किसकी थी? फ्रांस की। 29 को देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? यूनान को कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों अब 31 को देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो किस राजवंश का शासन था? बुर्बो का। नेक्स्ट है 32 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई? पता ही होगा आपको, नहीं है तो फटाफट कमेंट कीजिए। और वो था, बताइए, 1804 ईस्वी को। ओके, 33 को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? कितने किए थे? लगाइए दिमाग अपना। चलिए हम बता देते हैं, वो 3 युद्ध किया था गाइस। 34 वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? कौन नहीं थे? लगाइए दिमाग बच्चों, वो है जर्मनी। मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा बेटर हो। ओके, 35 में वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की थी? वो रूस ने। 36 यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो कौन था? दिमाग लगाइए बच्चों, कमेंट कीजिए। ओके, तो वो था मोजिनी, है ना, मोजिनी। 37 को देखते हैं।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो कौन देश था? वो देश था बच्चों यूनान। 38 प्रसा का शासक कौन था? चलिए बताइए फटाफट, कौन था? वो था विलियम प्रथम। ओके, नेक्स्ट की ओर जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 39। फ्रांस के किस राजा ने कहा था? क्या कहा था? मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। बताइएगा इस कितना प्यारा बात कहा यहाँ पे। और वो कौन थे? वो थे चार्ल्स दसम। ठीक है, ये लाइन आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा लाइन चार्ल्स दसम ने कहा था। ठीक है, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 40 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए कितना प्यारा सवाल है गाइज कि यूरोप का पेशेंट यानी मरीज किसे कहा जाता है? तो वो है तुर्की को। ओके गाइज, वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो और तब मजा आएगा तैयारी करने में। ओके, तो 41 को देखते हैं गाइज। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? किस संघ की स्थापना की थी? वो था राइन संघ। ओके, नोट करते जाइए। ठीक है, कॉपी कलम को लेकर बैठिए और नोट करते जाइए क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 42 किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? लगाइए दिमाग। ठीक है, नाम ही इतना प्यारा है कि आपको याद हो जाएगा। वो था कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। ओके, 43 को देखते हैं। गाइज, आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लंबा तो होना ही है क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव करना कोई छोटी बात नहीं है, तो वीडियो तो बड़ी होगी ही। ठीक है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस बोर नहीं होइएगा, लगे रहिए, भिड़े रहिए। 43 यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वो मैजनी ने। 44 नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था, बताइए फटाफट। हाँ चलिए बताइए, इटली में। 45 मेटरनिक कौन था? कौन था मेटरनिक? वो चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का। 46 को देखते हैं। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1810 में। 47 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? पढ़े ही होंगे आप लोगों ने सब्जेक्टिव में। वो था निरंकुश राजतंत्र। ओके, वीडियो को लाइक करते जाइए और कमेंट करना नहीं भूलिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, 48 को देखते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा। वो कौन थे? गोरिबाल्डी ने। 49 ये सेकेंड लास्ट सवाल है गाइस। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई थी? लगाइए दिमाग। वो था ऑस्ट्रिया। तो ये आपका लास्ट सवाल है। इस सवाल के बाद आपका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का टोटल खत्म। इसके आगे ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम पूरा निकाल के आपके इस वीडियो में लाए हैं। तो देखते हैं लास्ट सवाल को। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था? देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट भी है, नेपोलियन थर्ड भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए था, नेपोलियन थर्ड होगा। ठीक है, नेपोलियन नाम देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेपोलियन थर्ड देखिए, बस उसी में टिक लगाना है। तो गाइज, आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने सभी दोस्त को शेयर कीजिए और उनको सजेस्ट कीजिए कि मोनू अयान आर्ट्स एंड इंग्लिश को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।